आज हम नेपोलियन के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेपोलियन का ख्वाब। अदम्य साहस और अद्भुत वीरता की प्रतिमूर्ति महान योद्धा नेपोलियन बोनापार्ट के नाम का डंका पूरे यूरोप में गूंज उठा था। थकान या रुकना तो जैसे नेपोलियन जानता ही नहीं था। युद्ध और विजय का उस पर जैसे जुनून सवार था, मानो उसकी लत थी। ठीक वैसे ही जैसे एक शराबी को शराब की, जुआरी को जुए की और नशेड़ी को नशे की लत होती है, वैसे ही नेपोलियन को जीत का सेहरा अपने सिर बांधने की लत थी। युद्ध में विजय मिलते ही उसके जिस्म में पुनः स्फूर्ति तथा बल का संचार हो जाता था। अपनी विलक्षण शैली में युद्ध करते हुए यूरोप के इस महान नायक ने एक के बाद एक कई देशों को अपने अधीन किया। 14 अप्रैल 1796 को नेपोलियन बोनापार्ट ने पिमोंटी को परास्त कर उसे संधि करने पर विवश कर दिया था। तत्पश्चात उसने अपनी सेना की क्षतिपूर्ति कर तुरंत दूसरे देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। उसे परास्त कर उससे संधि की और विजय पथ पर आगे बढ़ गया। नेपोलियन परिस्थितियों को तुरंत परख लेता और तुरंत फैसला लेता। पूर्व निर्धारित योजना पर शायद ही उसने कभी युद्ध किया हो। यह गुण उसकी विलक्षण प्रतिभा का परिचायक था। शत्रु के रुख को पहचानना और उसी के अनुकूल तत्परता से निर्णय लेना, अपनी सेना का फौरी तौर पर नेतृत्व करना और साधारण जनरल के वश की बात नहीं थी। वह तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति अत्यंत सफल कूटनीतिज्ञ था। युद्ध भूमि में वह साम, दाम, दंड, भेद आदि गुणों से आवश्यकता के अनुसार काम लेता था। सामने पड़ते ही वह समझ जाता था कि किसके प्रति कैसा व्यवहार करना पड़ेगा। मोर्चों का निरीक्षण कर रणनीति तय करना अथवा उसमें फेरबदल करना उसके बाएं हाथ का काम था। उसका प्रत्येक निर्णय आत्मविश्वास से भरा होता था। उसका आत्मबल शक्तिशाली शत्रु को भी अपने सामने झुकने पर मजबूर कर देता था। नेपोलियन की तुलना सिकंदर से की जाती है। उसकी युद्ध प्रणाली सिकंदर से काफी हद तक मिलती जुलती थी। उसका कहना था, अगर मैं नेपोलियन बोनापार्ट नहीं होता तो अवश्य ही सिकंदर महान के नाम से जाना जाता। उसने सीमित संसाधनों के होने पर भी बड़ी तेजी से सफलता हासिल की थी। 3 अक्टूबर को उसने मोडेना को परास्त करके उसे दंडित करने के उद्देश्य से हेलेनिक रिपब्लिक में मिला लिया। इसी तरह जिनेवा पर 9 अक्टूबर को विजय पाकर उसे फ्रांस में सम्मिलित कर लिया। 10 अक्टूबर को नेपोलियन ने नेपल्स के साथ संधि की और 5 नवंबर के दिन टोस्काना के साथ संधि करने के लिए मसौदे पर हस्ताक्षर किए। इन राष्ट्रों की अपेक्षा उसे ऑस्ट्रिया व हंगरी को विजय करने में समय लगा। कई महीनों तक युद्ध हुआ। कई बार वह युद्ध करते हुए शत्रुओं से इतनी बुरी तरह घिरा कि लगता था मौत निकट है। ऐसी भयावह तथा विकट परिस्थिति में भी नेपोलियन घबराया नहीं, बल्कि दोगुने जोश के साथ उसने शत्रुओं से मुकाबला किया और उन्हें गाजर मूली की तरह काटते हुए सकुशल शत्रुओं के चक्रव्यूह से बाहर आ गया। उसने अपने बाहुबल व बुद्धि के बल पर अपनी हार को जीत में बदल दिया था। उस विजय अभियान में नेपोलियन ने 14 फरवरी 1797 को रायवल को परास्त किया। 16 जनवरी को टेग्लियामेंटो को अपने अधीन किया। विजय पताका फहराते हुए ऑस्ट्रिया तथा हंगरी से संधि करने के बाद नेपोलियन ने केम्पो फॉर्मिले से संधि की। सभी विजयों में उसने एक बार भी अपने देश के निदेशकों से परामर्श नहीं किया, न ही उसने निर्देश लेने ही आवश्यक समझे थे। इंग्लैंड पर नजर। इंग्लैंड यूरोप का महाशक्तिशाली देश था। वह विश्व विजेता रह चुका था। इस कारण वह यूरोप का सरताज माना जाता था। इंग्लैंड नहीं चाहता था कि उससे आगे कोई बढ़े और उसे अपने सामने बौना कर दे। जब फ्रांस का महान योद्धा नेपोलियन बोनापार्ट विजय अभियान पर निकला तो इंग्लैंड को यह बात नागवार गुजरी थी।
उसने नेपोलियन की निरंतर सफलताओं से उसे ये चिंतित कर दिया था। हालांकि इंग्लैंड के साम्राज्य का इतना विस्तार हो चुका था कि उसके सामने कोई भी देश टिक नहीं सकता था, मगर नेपोलियन की निरंतर जीतों ने फ्रांस को एक शक्तिशाली देश के रूप में विश्व के समक्ष उभार दिया था। फ्रांस नेपोलियन जैसे जनरल को पाकर गर्व से सिर उठाए खड़ा था। यह बात इंग्लैंड सहन नहीं कर पा रहा था। उसकी इच्छा थी कि संपूर्ण यूरोप उसे महता दे और उसके अधीनस्थ रहे, किंतु अब उसे अपनी तानाशाही खत्म होती नजर आ रही थी। इधर नेपोलियन का एक ही उद्देश्य था कि फ्रांस यूरोप की महाशक्ति बन जाए और संपूर्ण यूरोप एक झंडे के तले एकीकृत हो जाए, ताकि पूरे संसार का कोई भी मुल्क फिर उससे टकराने का साहस न कर सके। यूरोप के करीब तमाम देशों को अपने अधीन करके नेपोलियन की नजरें इंग्लैंड पर जा टिकी थी। वह इंग्लैंड से सख्त नफरत करता था। इधर नेपोलियन इंग्लैंड की आंखों की किरकिरी बन चुका था। यूरोप में उभरने वाली एकता का वह आरंभ से विरोधी था, परंतु जब उसने नेपोलियन को यूरोप का महान नायक बनते देखा तो वह क्रोध से सुलग उठा। वह फ्रांस को कुचलने के मंसूबे बनाने लगा। उधर नेपोलियन ने मन ही मन निर्णय ले लिया था कि जब तक वह इंग्लैंड को परास्त कर संधि न कर ले, तब तक उसका विजय अभियान पूर्ण न होगा। वह इंग्लैंड पर हमला करना चाहता था, किंतु निदेशकों ने काफी दिनों बाद उसे इस आक्रमण की अनुमति दी। एक तो नेपोलियन वैसे ही कुपित था कि उसे इंग्लैंड पर हमला करने के लिए निदेशकों से अनुमति लेनी पड़ रही थी। दूसरी, उसके फैसले की देरी ने उसे पूरी तरह किलसा दिया था, किंतु नेपोलियन ने अपना आवेश प्रकट नहीं होने दिया। वह जानता था कि वह फ्रांस का राजा नहीं बल्कि सेना का जनरल है, जिसे सिर्फ युद्ध करने व अन्य देशों को अपने देश में सम्मिलित करने का सीमित अधिकार था। कोई शक नहीं था कि नेपोलियन फ्रांस की जनता का चहेता था, किंतु उसने अभी तक यह जाहिर नहीं किया था कि वह पूर्ण रूप से नेपोलियन के साथ है, अर्थात निदेशकों का विरोध करने की नियति में है। हालांकि नेपोलियन जानता था कि फ्रांस की जनता उसके एक इशारे पर बहुत कुछ कर गुजरेगी, किंतु उसे यह पता नहीं था कि जनता उसे अपना नेता स्वीकार करेगी अथवा नहीं। नेपोलियन ने तुरंत एक निर्णय लिया कि पहले अपना विजय अभियान पूरा करना चाहिए, फिर देखेंगे कि स्थितियां हमारे पक्ष में है या नहीं। उसने सब्र से काम लिया। नेपोलियन बहादुर तो था ही, साथ ही जनसाधारण तक के साथ पूर्ण न्याय करने की क्षमता उसमें थी। उसकी बेमिसाल बहादुरी के कारण ही फ्रांस एक महाशक्ति के रूप में दुनिया के सामने अपनी पहचान बना सका था। रही जनता के साथ न्याय की बात, तो यह वह फ्रांस का शासक बनकर ही साबित कर सकता था, जिसके लिए अभी उसे अपनी पहली विशेषता को और निखारने की आवश्यकता थी, अर्थात इंग्लैंड पर भी फ्रांस का झंडा लहराना था। अपनी जीत दर्ज करने के बाद ही उसने फ्रांस के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का फैसला किया। कदाचित अपनी इस योजना पर अमल करने की वजह से उसने निदेशकों के समक्ष खामोशी अख्तियार कर ली थी। यूरोप के अधिकांश भाग पर अपनी विजय पताका फहराकर जब नेपोलियन पेरिस आया तो जनता ने अपने इस महानायक का जोरदार स्वागत किया था। तब नेपोलियन ने जनता को संबोधित करते हुए कहा था, फ्रांस की जनता को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपने राजाओं से युद्ध करना पड़ा। धर्म, सामंतवाद व राजशाही ने 2000 वर्षों तक निरंतर यूरोप पर शासन किया। प्रजातंत्र का युग अभी आरंभ हुआ है। अपने महान राष्ट्र के क्षेत्र को प्राकृतिक सीमाओं तक बढ़ाने में आपका भी योगदान रहा है। आपने बहुत कुछ किया है। यूरोप के सर्वाधिक प्रिय देशों में जो विज्ञान, कला व बौद्धिक उत्कर्ष के लिए प्रसिद्ध है, आजादी की भावना व्याप्त है। वे आशान्वित हैं
तथा अपने पूर्वजों की धरोहर को सुरक्षित रखने व विकास करने के लिए आश्वस्त हैं। यही वह मूल भाव है जिस पर दो शक्तिशाली राष्ट्र खड़े हुए हैं। मुझे राजा फ्रांसिस द्वारा निर्धारित शर्तों पर कार्मियों से संधि वार्ता करने का गौरव प्राप्त हुआ है। सर्वोत्कृष्ट सैनिक तरीके से फ्रांस का भाग्य सुरक्षित होते ही यूरोप भी स्वतंत्र हो जाएगा। उसका भाषण एक शासक जैसा था। फ्रांस एक प्रजातंत्र के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए लगभग एक दशक से संघर्ष कर रहा था। अंत में जर्मनी के साथ हुई संधि में फ्रांस की पहचान बन सकी। महाद्वीप में संधि का दस्तावेज इसका प्रत्यक्ष प्रमाण था। नेपोलियन की सोच थी, इस प्रकार मेरा यहाँ निष्क्रिय पड़े रहना मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल कर देगा, अतः मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। मेरा कोई कर्म मेरी ये सारी प्रतिष्ठा को धूल में मिला दे। इससे बेहतर है कि शीघ्रता न करके कुछ प्रतीक्षा की जाए। इस समय निदेशालय का एक सदस्य बनना आवश्यक है, क्योंकि इसमें दुर्बलता आ गई है। मैं अभी 40 वर्ष का नहीं हुआ हूँ, किंतु मुझे जनता को अपने पक्ष में कर लेना चाहिए। मगर ऐसा कैसे होगा? संपूर्ण महाद्वीप में इस समय शांति व्याप्त है। केवल एक ही भयंकर प्रतिद्वंदी शेष बचा है। सबसे खतरनाक प्रतिद्वंदी होची मर चुका है। होची जोसेफिन के प्रेमियों में से एक था। नेपोलियन इस सच्चाई से परिचित था। नेपोलियन अपने शत्रुओं की गिनती रखता था, भले ही वे मर चुके हों। कार्नोट को शक्तिविहीन कर दिया गया है और मोरेओ को हराया जा चुका है। राइन की सेना नायक अगेरू मुझसे ईर्ष्या रखता है। मेरे लिए उसकी योजना में पतलीता लगाना आवश्यक है। कार्सिका में साहसी वीरों का प्रभाव कम हो चुका है तथा मुझे विष देने की चेतावनी देने वाली महिला की हत्या की जा चुकी है। यहाँ सर्वत्र षड्यंत्र चल रहा है। मेरे लिए एक बार फिर से और जल्दी ही पेरिस छोड़ देना उपयुक्त होगा। वास्तव में नेपोलियन के प्रति पेरिस में षड्यंत्र के ताने बाने बुने जाने लगे थे। उसकी बहादुरी व लोकप्रियता उसकी शत्रु बन गई थी। लंबी प्रतीक्षा के बाद निदेशकों द्वारा नेपोलियन को इंग्लैंड पर आक्रमण की मंजूरी मिल सकी थी, किंतु अनुमति इतनी देर से मिली थी कि युद्ध करने का उचित अवसर बोनापार्ट के हाथ से निकल चुका था। अनुमति मिलने के दूसरे दिन बोनापार्ट ने अपने निदेशकों को एक लंबा पत्र भेजा, जो कुछ इस तरह था: प्रलय प्रयासों के बावजूद समुद्र पर विजय प्राप्त करने में हमें कई वर्ष लग जाएंगे। इंग्लैंड पर इस समय आक्रमण करना एक आत्मघाती प्रयास होगा तथा प्रायद्वीप के निवासियों को चकित करने वाला सिद्ध हो सकेगा। अतः हम अगले वर्ष तक कुछ नहीं कर सकते। इससे पूर्व महाद्वीप में बाधाओं को भी पर्याप्त संभावना है। यह भी संभव है कि हमारे प्रयास व अवसर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। नेपोलियन ने इंग्लैंड पर आक्रमण करने की योजना बनाने में आवश्यकता से अधिक परिश्रम किया था, मगर अपनी सेना की स्थिति देखकर वह अत्यंत क्षुब्ध था। वह सोचता था, यदि ये मूर्ख शासक नौसेना को इतनी दयनीय स्थिति में न रखते तो इंग्लैंड पर चढ़ाई करने की योजना बहुत पहले ही सफल हो जाती। टाउलिन पर कब्जा करने से मैं इस सेना के रखरखाव के प्रति चिंतित हूँ। पिछले 5 वर्षों में समुद्री युद्धों में हम 6 बार परास्त हो चुके हैं। आक्रमण के बारे में क्या किया जाए? यदि ऐसा करना संभव होता तो फ्रांस इंग्लैंड को परास्त करने वाला विश्व शासक बन जाता। समुद्र में जलयान को चलाते समय इन संभावनाओं का अध्ययन करना आवश्यक है। यदि पैनल के दूसरी तरफ सफलतापूर्वक उतरने का कोई अवसर न मिला तो भूमध्य रेखा की तरफ लौटना पड़ेगा। केवल पूर्व में ही मैं सारे उत्पादों का दमन कर सकता हूँ तथा फ्रांस को निरापद एवं निश्चित बना सकता हूँ। मिस्र अलेक्जेंडर के शासन में है और हम अपने सुनियोजित रणनीति से ही इंग्लैंड को मात दे सकते हैं।
इंग्लैंड को परास्त करने से पूर्व नेपोलियन ने मिस्र तथा काहिरा से पूर्ण सहयोग लेने का मन बनाया। उसने अन्यथा सावधानी के साथ अपनी तैयारी की और सर्दियां आरंभ होते ही अपने 400 युद्धपोत समुद्र में उतार दिए। नेपोलियन पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा था। फ्रांस के बेरे ने 4 सप्ताह तक समुद्री यात्रा की। नेपोलियन जानता था कि किस प्रकार काहिरा में पाशा व शेख का समर्थन प्राप्त करना है। नदी पार करने से पहले नेपोलियन ने मामेलुकों से युद्ध किया। मामेलुक नेपोलियन के सामने ठहर न सका और अपनी जान बचाकर भाग गए। नेपोलियन को उनके शिविरों से भारी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ। पश्चात उसने घोषणा की, मैं तुर्क तथा सुल्तान से प्यार करता हूँ और उनका आदर करता हूँ। मैं केवल मामेलुकों पर आक्रमण कर रहा था क्योंकि वे मेरे दुश्मन थे। नेपोलियन का शत्रुओं के प्रति व्यवहार गिरगिट की तरह रंग बदलता था। उसके लिए शत्रु के प्रति कपट, छल, नम्रता, शिष्टता, चाटुकारिता तथा मिथ्या प्रशंसा करना सब उचित था। उसके विचार से यूरोप के कूटनीतिज्ञों के लिए सीधी विधियों की अपेक्षा युक्तियां अत्यंत कारगर तथा तुरंत फलदायक थी। ऐसे ही कृत्रिम युक्ति पर अमल करते हुए नेपोलियन ने मिस्र के शासक पाशा को अपने दुभाषिए के हाथ पत्र लिखकर भेजा। मेरा इरादा इन दुष्ट उपद्रवियों पर काहिरा को विजय दिलाना है कि मैं जानता हूँ मेरा अभियान आपकी शक्ति तथा प्रतिष्ठा पर आक्रमण करने का नहीं है। मुझे आशा है कि मैं कुरान या सुल्तान के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहता। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरी सहायता के लिए आगे आएं और ईश्वर को न मानने वाली इस जाति का दमन करने में मेरा सहयोग करें। उसके पत्र को पढ़कर पाशा बहुत खुश हुआ। उसने जीते हुए राज्य पर कब्जा करने के लिए सेना भेज दी तथा नेपोलियन का सहयोग करने को भी कहा। पाशा की सेना का विश्वास जीतने के लिए नेपोलियन संदेश देता है, अल्लाह अकबर महान है और उनका पैगंबर मुहम्मद है। काहिरा की राज्यसभा में योग्य विद्वान तथा सर्वाधिक प्रतिष्ठित धर्मात्मा तथा सब तरह से सुशिक्षित तथा सभ्यतम प्रशासक भरे रहें। विश्व की यह राज्यसभा पैगंबर का आशीर्वाद प्राप्त करे। मैंने शत्रुओं को इस राज्य में घुसने की अनुमति इसलिए दी है कि तुम इनका वध कर सको। काहिरा के लिए यह एक यशस्वी कार्य होगा। आक्रमणकारी पोतों में रूसी नागरिक है। ये रूसी लोग तुमसे व हमसे घृणा करते हैं क्योंकि हम एक ईश्वर के में विश्वास करते हैं, जबकि इनकी प्रथा 3 ईश्वरों को मानने की है। ये जल्द ही सीख जाएंगे कि ईश्वर केवल एक है तथा वह नेक लोगों के ही पक्ष में रहता है तथा उन्हें विजय दिलाता है। काहिरा में एक खतरनाक सैनिक को निष्कासित करते समय उसने कुरान के कथन को आधार बनाया। उसने कहा, ईश्वर का प्रत्येक विधान मंगलमय होता है, वह हमें विजय दिलाता है। मैं जो भी संकल्प करता हूँ वह सफल होता है। मैं जिन्हें अपना मित्र कहता हूँ उनमें कुछ विश्वासघाती हैं, किंतु विश्वास रखो, मेरे शत्रुओं की सहायता करने वाला प्रत्येक व्यक्ति समाप्त हो जाता है। पाशा ने मिस्र में नेपोलियन का भव्य स्वागत किया। तब नेपोलियन ने अपने सैनिकों को सख्त हिदायत देते हुए कहा, मेरी तरफ से तुम सभी को सख्त चेतावनी है कि तुम लोग किसी लूटपाट में शामिल नहीं होंगे। कुछ लोग हमारी सहायता के साधनों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जो हमारे मित्रों के मन में हमारे प्रति नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं वे दुष्ट हैं। उन्हें कभी आदर नहीं दिया जा सकता। आप सबको चेतावनी दी जाती है कि आप में से कोई भी मस्जिद में प्रवेश नहीं करेगा। किसी के घर के दरवाजे के पास तक भी हमारा कोई सैनिक नहीं जाएगा। इस युद्ध में हमें अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी है।
बोनापार्ट ने चापलूसी, धमकी, सहनशीलता, डांट डपट, दया तथा दंड जैसी तरीकों से सप्ताहों में ही सम्मानजनक स्थिति प्राप्त कर ली तथा मिस्र के शासक के मन में अपने प्रति विश्वास जमा लिया। नेपोलियन अपनी सेना की प्रत्येक गतिविधियों पर नजर रखता हुआ समुद्री पोतों के बीचों बीच व्राउरिनी के साथ सफर कर रहा था। काहिरा व मिस्र ने उसे ब्रिटेन के विरुद्ध सहायता प्रदान की थी। समुद्री यात्रा के दौरान उसे खबर मिली कि उसकी पत्नी जोसेफिन जुनोट नामक सेना के एक जनरल के साथ पेरिस में अय्याशी कर रही है। इस खबर को पाते ही नेपोलियन का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वह क्रुद्ध सिंह की भांति इधर से उधर टहलने लगा। जब व्राउरिनी ने नेपोलियन को व्यथित, व्यग्र तथा क्रुद्ध देखा तो उसने उलझन भरे स्वर में पूछा, क्या हुआ जनरल? ओह व्राउरिनी, ये नेपोलियन के सीने में दवा ज्वालामुखी फट पड़ा। तुमसे क्या छिपाना, तुम तो मेरे मित्र हो। तुम पर मुझे खुद से ज्यादा विश्वास है। तुम्हें याद होगा जोसेफिन से विवाह करने से पहले मैंने तुमसे ही उसकी बाबत बातचीत की थी। तब तुमने उसकी बहुत तारीफ करते हुए कहा था कि वह बहुत भली व वफादार पत्नी साबित होगी, मगर यह क्या, वह तो मेरी इज्जत से खेल रही है। उसने तो मेरी नाक कटवा दी। ये उसके इस कृत्य से मेरी पद प्रतिष्ठा पर कलंक लग जाएगा। इस समय मैं अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अभियान पर हूँ। मैं अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने जा रहा हूँ और यह मनहूस खबर भी मुझे अभी ही मिलनी थी कि वह मेरे एक मित्र के साथ रह रही है। मैं दोनों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जोसेफिन की बेवफाई के मैंने बहुत चर्चे सुने, मगर विश्वास नहीं किया। अब मैं दिल से चाहता हूँ कि यह खबर झूठी हो। कोई मुझे आकर यह विश्वास दिला दे कि मेरी जोसेफिन बेवफा नहीं है। व्राउरिनी इस महान योद्धा को एक औरत के प्रेम में इतना पागल होते देखकर विस्मय में था। उसका मनोबल बढ़ाने के लिए उसने कहा, तुम एक महान योद्धा हो, फ्रांस की सेना के जनरल हो और फ्रांस देश को संपूर्ण यूरोप पर विजय दिलाने निकले हो। इतनी महत्वपूर्ण शख्सियत होकर तुम एक औरत के लिए खुद को हल्कान कर रहे हो। तुम्हारा यश, तुम्हारी कृति सभी चीजों से ऊपर है दोस्त। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि यह खबर सच्ची है, फिर भी यदि मान लिया जाए कि यह सच है, जोसेफिन बेवफा है, तो तुम जैसे लौह पुरुष और लोकप्रिय नायक को यह शोभा नहीं देता कि तुम उसके लिए मातम मनाओ। तुम एक ऐसी औरत के लिए परेशान हो रहे हो जो अपनी इज्जत की भी हिफाजत न कर सकी। लानत है उस पर। तुम जैसे महान योद्धा के लिए स्त्रियों का क्या अभाव है। जोसेफिन से भी बढ़कर सुंदरी तुम्हारे कदमों पर आ जाएगी। तुम तो जानते ही हो कि प्रसिद्ध व प्रतिष्ठित लोगों के बारे में अफवाहें उड़ाना कितना आसान होता है। क्या पता जोसेफिन तुम्हारे प्रति पूरी तरह निष्ठावान व समर्पित हो। व्राउरिनी की बातों से नेपोलियन का मन काफी हद तक शांत हो गया, मगर उसके मन में एक चिंता उत्पन्न हो गई थी। वह व्राउरिनी से बोला, मैं दुनिया की हर चीज का उसके लिए त्याग कर सकता हूँ। उसके साथ रहने पर दुनिया की सारी चीजें उसके सामने महत्वहीन है। मैं उसे बहुत चाहता हूँ। काश यह खबर झूठी निकले, लेकिन व्राउरिनी यदि यह अफवाह भी है तो मेरे लिए चिंता का विषय है। अगर यह अंग्रेजों के हाथ पड़ गई और उन्होंने इस खबर को अखबारों में छपवा दिया तो सोचो क्या होगा। वे लोग मुझे बदनाम कर देंगे। बड़ी मुश्किल से व्राउरिनी ने उसे शांत किया। नेपोलियन ने अपनी इस चिंता से घबराकर अपने भाई जोसेफ को इस तरह पत्र लिखा कि अन्य द्वारा पढ़े जाने पर सच्चाई प्रकट न हो सके। उसने लिखा था, जोसेफ मेरे प्रिय भाई, मिस्र मक्का चावल, सब्जियों तथा गोश्त के उत्पादन में दुनिया का अग्रणी देश है, किंतु यहाँ निर्धन जन बहुत हैं। सैनिकों को वेतन देने के लिए भी धन नहीं है। मैं 2 महीनों में फ्रांस वापस लौट सकता हूँ, अतः मेरी तुमसे
प्रार्थना है कि तुम मेरे हितों का ध्यान रखना। मेरे घर पर बहुत बड़ा संकट आ पड़ा है। आवरण सदा के लिए हट चुका है। तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई दूसरा सच्चा विश्वास पात्र नहीं है। तुम्हारा स्नेह मेरे लिए कीमती है। केवल एक ही चीज मेरी वेदना को बढ़ा सकती है और वह है तुम्हारी उपेक्षा। यदि तुमने भी मुझे धोखा दिया तो मेरा दुख बढ़ जाएगा। मेरा संपूर्ण प्रेम एक व्यक्ति पर केंद्रित होना कितना भयावह होगा, तुम मुझे जानते हो। कृपया ऐसी व्यवस्था करो कि घर वापस लौटते ही मैं पेरिस या बरगैंडी के गांव में पहुंच जाऊं, जहां मैं एकदम एकांत में सदियां बिता सकूं। मनुष्यों के लिए मेरे मन में घृणा भर गई है। महानता की कल्पना मुझे मृत्यु की सीमा तक निराश कर रही है। मेरे हृदय में भावना का सागर सूख चुका है। 29 वर्ष की उम्र में मैंने यह पाया कि यश प्राप्ति की इच्छा मृगमारीचिका है। मैं प्रत्येक चीज के अंत तक पहुंच गया हूँ। मेरे सम्मान पूर्वक जीवित रहने का एक ही साधन शेष रह गया है। मैं पेरिस का अपना घर किसी को नहीं सौंपूंगा। मैं संसार में अपने साथ जो कुछ लाया था उसके अलावा मेरे पास अब कुछ भी बाकी नहीं बचा। हो सकता है कि तुम्हें मेरे व्यवहार में कभी कोई अनौचित्य दिखाई दिया हो, मगर मेरी यह बात मान लो कि मैंने कभी तुम्हारा अहित नहीं सोचा। मेरी तरफ से अपनी पत्नी व जेरोम को प्यार करना। तुम्हारा नेपोलियन। अपनी मानसिक परेशानियों से जूझता हुआ नेपोलियन ब्रिटेन की तरफ बढ़ रहा था। ब्रिटेन की सेना का नायक नेल्सन बहुत बुद्धिमान व बहादुर था। उसके नेतृत्व में ब्रिटिश सेना का सामना 13 अगस्त 1798 में नेपोलियन बोनापार्ट की सेना से हुआ। नेल्सन पर ब्रिटेन को बड़ा गर्व था। नेल्सन ने नेपोलियन के जहाजों पर ऐसी जमकर गोलाबारी की कि उसके अधिकांश जहाज क्षतिग्रस्त होकर समुद्र में डूब गए। उसने फ्रांस के 13 युद्धपोत हथिया लिए थे। 400 युद्धपोतों में से केवल 4 युद्धपोत ही नेपोलियन के पास बचे थे। ब्रिटेन ने नेपोलियन को बड़ी ही करारी हार दी थी। फ्रांस की सेना के तमाम अधिकारी उतरे हुए चेहरे लेकर नेपोलियन के सामने पहुंचे और भारी मन से अपनी पराजय की खबर सुनाई। जब नेपोलियन को पता चला कि उसके अधिकांश जहाज पानी में डुबो दिए तथा 13 जहाज हथिया लिए गए हैं, तब उनके पास मात्र 4 युद्धपोत ही बचे हैं, तो वह अत्यंत गंभीर हो गया, किंतु धैर्य के साथ बोला, पराजय ही मानव को जीत की ओर ले जाती है। युद्ध में 2 पक्ष आमने सामने होते हैं। एक पक्ष की जीत होना तो निश्चित है। यदि आज हार हमारा भाग्य बनी है तो कल जीत भी हमारे कदम चूमेगी। हमें इस युद्ध में भारी क्षति पहुंची है, किंतु यदि हमें जीतना है तो धैर्य से काम लेना होगा। हमें प्राचीन योद्धाओं की भांति धैर्य रखना होगा तथा यथा समय पुनः प्रयास कर अपनी विजय का झंडा गाड़ना होगा। इस युद्ध में नेपोलियन का पूरा 1 वर्ष बर्बाद हुआ, फिर भी उसके हाथ पराजय के अलावा कुछ न लगा। उसने युद्ध में अपने हजारों वीर सैनिक और जहाजी बेड़े गंवा दिए थे। वह पेरिस लौटने की स्थिति में न था, अतः उसने अपनी बची खुची सेना को संगठित कर सीरिया की तरफ प्रस्थान किया। सीरिया जाने के लिए मार्ग सरल न था, जिससे उसे लगातार 15-15 घंटे तो कभी दिन रात घुड़सवारी करनी पड़ी। कभी वह भूखा प्यासा बिना किसी अंगरक्षक को लिए मीलों पैदल चला। जबरदस्त रुकावटों और परेशानियों को झेलता हुआ वह सीरिया तक जा पहुंचा। उसने अपनी वाणी से अपनी सेना में ऐसा विजय मंत्र फूका कि फ्रांस की सेना सीरियाई सैनिकों पर टूट पड़ी। नेपोलियन ने सीरिया के नायक जाफा का वध कर दिया। बस फिर क्या था, सीरिया की सेना का मनोबल टूट गया और उसके करीब 3000 तुर्क सैनिकों ने नेपोलियन के समक्ष हथियार डाल दिए। एक बार तो उसके मन में आया कि वह उन बंदियों को मुक्त कर दे, किंतु तभी उसे
ख्याल आया कि तुर्कों ने उसके एक दूत को मार डाला था तथा उसके कारण ही उसकी सेना को भूखा रहना पड़ा था। उसने तमाम तुर्क सैनिकों को समुद्र में डुबोकर मार डाला। युद्ध जीतकर वह आकेर के किले की तरफ बढ़ गया। नेपोलियन का विचार था कि आकेर के किले से वह नए हथियारों का भंडार कब्जा लेगा ताकि अपनी सेना को शक्तिशाली कर सके। उसने 3000 तुर्क सैनिकों का बेरहमी से कत्ल कर डाला था, जिससे तुर्की ने युद्ध की घोषणा कर दी थी। आकेर के किले की तरफ बढ़ते हुए उसने अपने एक सैन्य अधिकारी से अपनी योजना बताते हुए कहा था, आकेर को छीनने के बाद मैं दमिश्क व अलेप्पो के किले पर चढ़ाई करूंगा तथा अपनी सेना की संख्या बढ़ाता जाऊंगा, क्योंकि मैं लोगों के सामने यह घोषणा करूंगा कि वह तानाशाही पाशा के शासन का तख्ता पलट दे। फिर एक बड़ी सेना लेकर मैं कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा करूंगा तथा टर्की का दमन करके एक नए तथा महान साम्राज्य की स्थापना करूंगा। इससे मुझे शाश्वत यश मिलेगा। शायद इसके बाद मैं एड्रिनोपल या वियना के रास्ते हैब्सबर्ग को परास्त करने के बाद वापस घर लौटूंगा। आकेर के किले के निकट पहुंचकर नेपोलियन ने जो दृश्य देखा वह उसे हताश कर देने के लिए काफी था। पूरा किला आधुनिक हथियारों से सुसज्जित अंग्रेज अधिकारियों व तोपचियों द्वारा सुरक्षित था। आकेर को जीतने के लिए नेपोलियन ने निरंतर 3 प्रयास किए, किंतु सफल न हो सका। आखिरकार नेपोलियन अपनी सेना के साथ काहिरा जा पहुंचा। इधर फ्रांसीसी सेना का सफाया करने के इरादे से तुर्क सेना ने समुद्री मार्ग में आकर उसे घेर लिया। तुर्की फ्रांसीसियों की अपेक्षा संख्या में कई गुना अधिक थे। ऐसी विषम स्थिति में भी नेपोलियन ने धैर्य का दामन नहीं छोड़ा। उसने अपनी ओजस्वी वाणी से अपनी सेना के सामने में ऐसी विद्युत शक्ति फूंकी कि फ्रांसीसी सैनिकों ने तुर्की सेना को अपनी तलवारों से काट डाला। चारों तरफ तुर्कियों की लाशें नजर आ रही थी। यह देख नेपोलियन के एक सैन्य अधिकारी मुराट ने उसे बाहों में भरकर गदगद स्वर में कहा, जनरल, तुम वास्तव में बहुत महान हो, किंतु तुम्हारे लिए यह संसार बहुत छोटा है। तुर्की सेना पर विजय हासिल कर नेपोलियन ने काहिरा में अपने दूत के हाथ एक पत्र भेजा। आपने अवाउफिरी वे के समुद्री किनारे हुए तुर्कों के साथ हमारे युद्ध के बारे में सुना होगा। मैंने इतना शानदार युद्ध पहले कभी नहीं देखा। शत्रु पक्ष की सेना का एक एक सैनिक चुन चुन कर मार दिया गया। अवाउफिर को विजय के बाद नेपोलियन ने एक छापामार बेड़े के सेना अध्यक्ष से चर्चा की और उसे कहीं से भी समाचार पत्र लाने को कहा। सेना अध्यक्ष ने उसके लिए समाचार पत्र का प्रबंध किया और एक सहायक के साथ नेपोलियन के शिविर में भिजवा दिया। सहायक ने सोते हुए नेपोलियन को जगा कर कहा, जनरल, लीजिए समाचार पत्र, बड़ी बुरी खबर है। क्या हुआ? नेपोलियन सतर्क होकर बैठ गया। इटली में तैनात हमारे अधिकारी एस्कैरर की हत्या कर दी गई है और सेना हमारे विरोध में खड़ी हो गई है। नेपोलियन ने समाचार पत्र को लगभग झपटते हुए सहायक से ले लिया और संबंधित समाचार पत्र पढ़ने लगा। मारे क्रोध से उसका चेहरा विकृत हो उठा। उसने सुबह होते ही अपने वफादार मुख्य सेनानायक मारमोंट को बुलाया और कहा, मैं फ्रांस लौटने का निश्चय कर चुका हूँ। तुम मेरे साथ चलोगे? यूरोप में हमारी सेना हार गई है। भगवान जाने दुश्मन अब तक कितने क्षेत्र पर कब्जा कर चुका होगा। इटली हमारे हाथ से निकल गया है। मेरी निरंतर विजयों ने फ्रांस सरकार को एक पहचान दी थी, मगर लगता है वहाँ का शासन मेरे अलावा कोई अन्य नहीं संभाल सकता। मारमोंट वापस लौटने की तैयारी में लग गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।